हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कि आज हम एक आर्टिकल पे चर्चा करेंगे जो हिंदू में आया है। आज 19 अक्टूबर है। भारत और तालिबान के संबंध कैसे बदल रहे हैं। अगर आप अफ़गानिस्तान के संबंधों को देखें तो हमारा अफ़गानिस्तान के साथ जो संबंध है वो लगातार बदल रहा है, काफ़ी ग्रो कर रहा है। उसी के बारे में ये आर्टिकल आया है, तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं, राइट। सो आर्टिकल का नाम है भारत या अफगानिस्तान या तालिबान के संबंध कैसे बदल रहे हैं। क्या भारत, इसमें क्या क्या प्रश्न होंगे पहले हम वो देख लेते हैं। आपको क्या क्या प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलने की संभावना है। पहला, क्या भारत की अफगान नीति बदल रही है, पहला सवाल। दूसरा, मुक्तकी की यात्रा से, यानी कि अभी मुक्तकी ने अभी कुछ दिन पहले ही भारत की यात्रा की है, तो उनकी यात्रा से क्या हासिल हुआ, दूसरा सवाल। तीसरा, काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने के फैसले के साथ क्या भारत तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता देने के करीब पहुंच रहा है। तीसरा सवाल ये होगा कि क्या हम तालिबान को मान्यता देने के बारे में सोच रहे हैं। चौथा सवाल होगा, क्या बातचीत के दौरान तालिबान द्वारा महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों का मुद्दा उठा कि नहीं उठा। ये सवाल है। ये जो लास्ट वाला प्रश्न है, चौथा सवाल है, ये काफ़ी ट्रेंड में रहा था, राइट। अगर आप उस दिन की इमेज देखें तो काफ़ी ये विवादित मुद्दा रहता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इस आर्टिकल में है, राइट। अब तक की कहानी देख लेते हैं। अगर अब तक की कहानी देखें तो भारत सरकार ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी की यात्रा और तालिबान नेता के गर्मजोशी भरे स्वागत को अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंच बनाने का एक प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर हिंसक झड़पें हो रही है। यानी कि आज भी अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। आज उसने अफगानिस्तान के साथ सीज फायर का उल्लंघन किया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल पे बढ़ते हैं। भारत ने तालिबान के साथ संबंध कैसे बढ़ाए हैं, ये इस प्रश्न को देखते हैं। तालिबान के साथ बातचीत करने में बरसों तक बहुत धीमी मानी जाने के बाद सरकार ने हाल के महीनों में अफगानिस्तान को नियंत्रित करने वाले समूह के साथ संबंध बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। इस वर्ष जनवरी में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में श्री मुक्ताकी से मुलाकात कर इस तरह का पहला संपर्क किया और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने की चर्चा की। 16 मई को भारत पाकिस्तान संघर्ष, राइट, 16 मई को जो हमारा भारत पाकिस्तान के संघर्ष में युद्ध विराम में समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्री मुक्ताकी से टेलीफोन पर बातचीत की और पहलगाम आतंकी हमले पर अफगानिस्तान के समर्थन और संवेदना के लिए धन्यवाद दिया। यानी कि उस समय अफगानिस्तान ने हमारा समर्थन किया था, उसके लिए विदेश मंत्री ने उनको धन्यवाद दिया। अगस्त में भारत ने तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उसकी प्रतिबंध समिति से अनुमति का अनुरोध किया, राइट। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद है उसमें तालिबान को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की। इसीलिए शायद यही वजह है कि मुक्ताकी भारत की यात्रा पर थे, नहीं तो शायद नहीं होते, राइट। समिति से अनुमति का अनुरोध किया। श्री मुक्ताकी जो जनवरी 2001 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समेकित प्रतिबंध सूची में है। यानी कि मुक्ताकी क्या है, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में है, राइट। अनुरोध स्वीकार कर दिया गया, लेकिन एक महीने बाद जब दोबारा अनुरोध किया गया तो उसे स्वीकार कर लिया गया, राइट। उस समय जब पहले अनुरोध किया गया था तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में स्वीकार कर लिया गया और 9 से 16 अक्टूबर तक यात्रा की अनुमति दी गई। यानी कि मुक्ताकी भारत पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो है अनुमति लेकर ही यहाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत इस्लामिक अमीरात और अफगानिस्तान को मान्यता नहीं देता। जैसे कि 2021 में काबुल पर कब्जा करने वाले तालिबान ने इसका नाम बदल दिया था, फिर भी श्री जयशंकर ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ श्री मुक्ताकी से मुलाकात की और आधिकारिक स्थल हैदराबाद हाउस में, ध्यान रखिएगा हैदराबाद हाउस हैदराबाद में नहीं है, वो दिल्ली में है। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठकें की और आगंतुक को किसी भी अन्य विदेश मंत्री की तरह सुरक्षा और आतिथ्य प्रदान किया गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। वार्ता के दौरान क्या बात हुई, हम देखते हैं कि वार्ता के दौरान क्या बात हुई। वार्ता के दौरान श्री जयशंकर ने काबुल स्थित अपने तकनीकी मिशन को दूतावास में उन्नत करने की भारत की योजना की घोषणा की और जल्द ही वहां राजनयिकों की नियुक्ति की उम्मीद की है। यानी कि हम अपना फिर से जो हमारा वहां पे दूतावास है उसको खोलने पे सहमत हो गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान को दान दी जा रही 20 एम्बुलेंस की चाबियां भी सौंपी। यानी कि हमने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस सौंपे है
स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं, जल परियोजनाओं और मानवीय सहायता का वादा किया है। अपनी ओर से अफगान पक्ष ने क्षेत्र में आतंकवाद की निंदा में भारत का साथ दिया और प्रतिबद्धता जताई। अगर आप कल का एक न्यूज़ देखें जिसमें वो अफगानिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि हम भारत को किसी भी तरह से आतंकवाद के मुद्दे पे समर्थन करते हैं, हम उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, राइट। तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। वह अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर भारत विरोधी समूहों को नहीं करने देगा, राइट। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की धरती भारत के खिलाफ यूज़ नहीं की जाएगी, ठीक है, नहीं करने देगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में कहा गया है कि 2022 में जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने पूर्वी अफगानिस्तान प्रांतों में शिविर बनाए रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सहयोग क्यों बढ़ाया गया है इसके बारे में देखते हैं। श्री मुक्ताकी की यात्रा ऐसे समय में हुई जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़पें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के आतंकी हमलों के जवाब में काबुल पर कार्रवाई करने हवाई हमले किए, जिसके बारे में पाकिस्तान का दावा है कि उसे तालिबान का संरक्षण प्राप्त है। समय से पता चला है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के महीनों बाद पाकिस्तान को परेशान करने के प्रयास में अपने दुश्मन के करीब जा रहा है। यानी कि चूंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है, इसलिए दुश्मन का दुश्मन जो हमारा दोस्त होता है, सो यही रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन इस तरह की कोशिश के कई अन्य कारण भी हैं। पहला, तेजी से अस्थिर होते पड़ोस में तालिबान से किसी भी खतरे को बेअसर करना। ये पहला हो सकता है कि अगर हम दोस्ती कर लें तो हो सकता है कि वो ऐसा हमारे साथ ना करें, राइट। जहां सरकारें प्रदर्शनकारियों के हाथों सत्ता खो रही है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित साझेदारों को खो रहा है और चीन घुसपैठ कर रहा है। दूसरा कारण व्यापार के लिए संपर्क बनाना है, क्योंकि भूमि मार्ग बंद है। पाकिस्तान पारगमन व्यापार की अनुमति देने से इंकार करता है और अमेरिका ने अब ईरान के चाबहार बंदरगाह पर परियोजनाओं के लिए प्रतिबंध फिर से लगा दिए हैं। यानी कि जो हमारा ईरान में एक बंदरगाह था चाबहार, उसमें अमेरिका ने फिर से प्रतिबंध लगा दिया। तो काफ़ी पहले की घटना है, जिसे भारत एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित कर रहा था। व्यापक यूरेशियाई क्षेत्र में रूस ने तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। अगर आप रशिया की बात करो तो रशिया ने तालिबान को मान्यता दे दी है। ऐसा करने वाला वह पहला देश है। और चीन, पाकिस्तान, ईरान, खाड़ी और मध्य एशियाई देश जिन्होंने पहले ही तालिबान दूतावासों को अनुमति दे दी है, भी ऐसा कर सकते हैं। भारत इससे अलग थलग नहीं पड़ना चाहेगा, इसलिए शायद यही वजह है कि भारत भी अनुमति दे रहा है। भारत ने यह भी कहा है कि सत्ताधारी शासन के साथ काम करना ही उसके लिए अफगान पुरुषों और महिलाओं को मानवीय सहायता जारी रखने और 2001 से 21 के बीच जब तालिबान सत्ता से बाहर था, किए गए $3 अरब से ज़्यादा के निवेश को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। यानी कि जो हमने $3 अरब का निवेश किया है अफगानिस्तान में, उसको भी सुरक्षित रखने का एक यही तरीका है कि हम जो तालिबान है उसके साथ संबंध बनाएं। सत्ता संभालने के 4 साल बाद तालिबान शासन स्थिर दिखाई देता है। देश पर उसके नियंत्रण का कोई राजनीतिक या विद्रोह नहीं हुआ है और वह इस्लामी शरिया कानून का एक बहुत ही सख्त रूप लागू करने में सक्षम रहा है, जो महिलाओं को शिक्षा और काम करने से रोकता है। ये हालांकि नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उनका बुर्का पहनने के लिए मजबूर करता है और सार्वजनिक पार्कों और इमारतों में जाने पर प्रतिबंध लगाता है। इस स्थिति के बावजूद श्री जयशंकर ने शुरुआती बयान और संयुक्त बयान में महिलाओं पर प्रतिबंध का कोई जिक्र नहीं था, जो इस बात का एक और संकेत है कि नई दिल्ली ने तय कर लिया है कि तालिबान निकट भविष्य में यहाँ बना रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरे सवाल पे देखते हैं कि क्या भारत तालिबान को मान्यता देने की तैयारी कर रहा है। तालिबान के साथ दिल्ली के संबंधों में तेजी से वृद्धि और काबुल में दूतावास की स्थापना ने इस बात के अटकलों को हवा दी है कि भारत रूस की तरह तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों से नाता तोड़ सकता है। यह जल्द ही असंभव लग सकता है, लेकिन यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि नई दिल्ली आगे क्या कदम उठाती है और वह दूतावास किस वरिष्ठता स्तर पर स्थापित करती है। श्री मुक्ताकी ने कहा है कि एक बार भारतीय राजनयिकों को काबुल भेज दिया जाए तो उन्हें उम्मीद है कि भारत दिल्ली में तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिकों का स्वागत करेगा। यानी कि अगर हम स्थापित करेंगे तो वो भी भेजने की उम्मीद कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब तक दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास पिछली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य सरकार के प्रति वफादार रहा है। परिणाम स्वरूप उन्होंने श्री मुक्ताकी के दूतावास दौरे का विरोध किया और वहां आयोजित 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान प्रतिनिधिमंडल को अमीरात के काले और सफ़ेद झंडे वहां लगाने से रोकने की असफल कोशिश की। गणतंत्र का काला
हरा और लाल तिरंगा अभी भी दूतावास के सामने फहराया जाता है, लेकिन भारत के मिशनों को उन्नत करने के फैसले ने इसके भविष्य और वहाँ के कर्मचारियों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। जिन्हें अब अपनी जान का डर सता रहा है। जब श्री मुक्ताकी ने 10 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और लगभग 20 पत्रकारों, जो कि सभी पुरुष थे, को दूतावास में आमंत्रित किया, तो विदेश मंत्रालय ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। हालांकि सार्वजनिक आक्रोश के बाद तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सभी पत्रकारों को बिना किसी प्रतिबंध के आमंत्रित किया गया। वहाँ उन्हें महिलाओं की स्थिति पर कठिन सवालों का सामना करना पड़ा। हालांकि श्री मुक्ताकी ने कहा कि महिलाएं स्वतंत्र हैं और लड़कियां धार्मिक मदरसों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, जो स्पष्ट रूप से असत्य है, यानी कि उन्होंने झूठ बोला। लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं ऐसे मामलों में, राइट। आगे से क्या तालिबान के नेतृत्व वाला अफगानिस्तान भारत के दुश्मन से मित्र बन सकता है? यानी कि पहले हमारा दुश्मन था, क्या अब हमारा मित्र बन सकता है या नहीं बन सकता? इस मामले पे हम देखते हैं कि क्या ये आर्टिकल सजेस्ट करता है। भारत को काबुल जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, एक मैत्रीपूर्ण सरकार से बहुत कुछ हासिल हो सकता है, जिसका प्रभाव 2001 से 21 की अवधि के दौरान अफगान लोगों के साथ उनकी ऐतिहासिक मित्रता पर आधारित है। भारत अफगानिस्तान का पहला रणनीतिक साझेदार था, राइट। उसने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए एक हवाई गलियारा बनाया और वहाँ कई विकास और बुनियादी ढांचे परियोजनाओं पर काम किया गया। आगे बढ़ते हैं। हालांकि तालिबान का पाकिस्तान के साथ वर्तमान संघर्ष नई दिल्ली की भूमिका को और बढ़ाएगा। यह याद रखना चाहिए कि वर्तमान में सत्ता के बावजूद तालिबान के अतीत में पाकिस्तानी सेना के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं। इसके अलावा काबुल और कंधार में तालिबान नेतृत्व के बीच मतभेद है, और जैसे जैसे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है, उन्हें शासन के नियंत्रण के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत के लिए काबुल के साथ एक सामरिक संबंध बनाना महत्वपूर्ण है, ये आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साझा मूल्यों और समान विश्व दृष्टि पर आधारित मित्रता वर्तमान में असंभव प्रतीत होती है, ऐसे आर्टिकल मानता है। ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो मानता है कि ऐसा जो विश्व दृष्टि पर आधारित जो मित्रता है वर्तमान में असंभव प्रतीत होती है, पर हो सकता है भविष्य में ऐसा हो सके, राइट। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया। चूँकि आज संडे है, इसलिए ऐसे जो आर्टिकल्स आते हैं वो लगातार ऐसे ही दिनों पे आते हैं। इसको लिखा है सुहासिनी हैदर ने, जो आप जानते होंगे, काफ़ी डिप्लोमेटिक हैं, काफ़ी नाम है इनका। आई होप गाइज आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। थैंक यू सो मच।